Hey guys, so welcome to the Pursuit Vidya. So today's topics is the Central Council of Ministers from the polity perspective. So last time we have done the Prime Minister of India. So we have seen that the Prime Minister of India is the head of the government as well as he leads the executive wing of the central government. Now he is also a part of the Council of Ministers. So India follows a parliamentary system which is modeled on the British government. Okay, and in that Council of Ministers is a true executive authority. So जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा फ्रेमवर्क है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, सो दैट इज अंडर द आर्टिकल 74 एंड 75. सो पूरा ये 74 और 75 आर्टिकल डिस्क्राइब करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को. लाइक क्या क्या होता है, जैसे स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर जैसे अपॉइंटमेंट, सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली. टेन्योर डिस्क्राइब करता है, इसका मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, right? We have seen in the last video. Then responsibilities, that is collective responsibility to the Lok Sabha, right? Then qualifications of the members and compensations, salaries and allowances. So everything is in the article 74 and 75. सो नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखें अगर हम, तो आर्टिकल 74 जो है दैट इज रिलेटेड टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Right? So what it says? So it says that so Council of Minister with the PM has the head to advise the President. So President must follow the advice of the Minister, but he may request for reconsideration once before accepting the final recommendations. तो जो एड एंड एडवाइस है ये बाइंडिंग की गई थी थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बट ये जो लास्ट लाइन है ना, जो प्रेसिडेंट को पावर देती है कि एक बार वो फिर से सेंड कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, वो एडिशन किया गया था थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. राइट? फिर आर्टिकल 75 जो है वो ये एस्पेक्ट्स को क्लियर करता है, जैसे अपॉइंटमेंट वाला एस्पेक्ट्स, साइज लिमिटेशंस. तो साइज कितनी होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? सो 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर्स. सो ये मैक्सिमम साइज थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोकसभा के मेंबर्स हैं उसके 15% होनी चाहिए. सो ये चीज कहां से ऐड की गई थी? सो थ्रू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. राइट? देन डिस्क्वालिफिकेशंस को कवर करता है. टेन्योर हमने देखा प्रेसिडेंट के प्लेजर पे. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा. ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड ओथ ऑफ ऑफिस ये कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट? फिर मेंबरशिप रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिस्टर्स. सो ये एवरी एस्पेक्ट इज डील्ड अंडर द आर्टिकल 75. फिर आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 ये क्या करते हैं? सो आर्टिकल 77 आउटलाइंस द एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द प्रेसिडेंट नेम. तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोई भी बिल्स कैसे मैनर में बनाया जाए, तो उसके पूरे रूल्स, उसके पूरे फ्रेमवर्क्स को बनाने का पावर प्रेसिडेंट को है. और पूरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट इज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट? एंड आर्टिकल 78 क्या करता है? सो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है टू कम्युनिकेट ऑल द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट. तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखी थी. दैट इज कम्युनिकेशन चैनल के तरीके एक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो वी हैव सीन दैट. Now we have done what is the nature of the ministerial advice to the president. So 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस बाइंडिंग कर दी थी प्रेसिडेंट के ऊपर. राइट? तो प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द रिकंसिडरेशन ऑफ सच एडवाइस वन टाइम. और ये जुडिशियल प्रोटेक्शन है. इसका मतलब कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, सो इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. Okay, it ensure confidential relationship between the council of minister and the president. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था in 1971 that council of ministers continues even after the dissolution of the लोक सभा. क्योंकि जो भी एडवाइस है उसके तरीके ही वो प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, तो खुद की मर्जी से नहीं करेंगे.
अगर करेंगे तो इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन के कारण वो इम्पीच हो सकते हैं। और 1974 में ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जहां भी लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको याद रखना, इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एज पर द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Now we'll see the appointment and qualifications of the ministers. So we have done that कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, जो टिपिकली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा और कोएलिशन इन द लोकसभा। अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, मीनिंग ओनली दोस रिकमेंडेड बाय द पीएम कैन बी अपॉइंटमेंट, राइट? सो किसी भी पर्सन को वो मिनिस्टर नहीं बना सकते अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति पीएम के द्वारा रिकमेंड किया गया हो प्रेसिडेंट को, राइट? सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबरशिप। जैसे मिनिस्टर्स जो यूजुअली क्या होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, बट द नॉन मेंबर्स कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड, ओके? बट नॉन मेंबर जो अपॉइंट होंगे, दे शुड बी कम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 6 मंथ। 6 महीने के अंतर्गत उनको एमपी बनना ही है, अगर नहीं बनेंगे तो वो डिस्कालीफाई हो जाएंगे, राइट? और पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन, like a minister who is a member of one house can also speak and participate in the proceedings of the other house, but can vote only in the house of which they are member। जैसे we have seen that जब जम्मू एंड कश्मीर का बिल था, तो तब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने प्रोसीडिंग्स राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी पार्टिसिपेट किया था, बट वो वोट किस में कर सकेंगे? तो जिस हाउस के मेंबर है, लाइक लोकसभा में, वो राज्यसभा में आके डिफेंड कर सकेंगे बिल को, बिल की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, बट वो वोट नहीं कर सकेंगे राज्यसभा में अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो, एंड वाइस वर्सा। ना ओथ एंड सैलरी ऑफ द मिनिस्टर्स, सो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी ओथ ऑफ ऑफिस होती है और ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है एमपी की, मिनिस्टर्स की, इज इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिनिस्टर्स की ओथ जो होती है वो सेम ही होती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन एडमिनिस्टर करता है? सो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and salaries and allowances are determined by the parliament। So parliament determines the ministers compensations, or they receive the salaries plus rank based allowances। क्या है रैंक बेस्ड अलाउंसेस? जैसे सबसे ऊपर पीएम आते हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके नीचे फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और उनके नीचे फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सो ये रैंक बेस्ड अलाउंसेस ये सब भी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करती है। Now we'll see the collective responsibility. Now what is the meaning of the collective responsibility? इनके different interpretations हैं, तो एग्जाम में दे कैन आस्क कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, और फिर ऑप्शंस दे देंगे आपको, उनमें से चूज कीजिए, राइट? सो देर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। सो वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज जॉइंट अकाउंटेबिलिटी। तो इसका मतलब कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली आंसरेबल टू द लोकसभा फॉर ऑल द गवर्नमेंटल एक्शंस। तो इसका मतलब जैसे अगर होम अफेयर्स का कोई पर्टिकुलर डिसीजन होगा जो कैबिनेट ने पास किया हो, तो कोई भी पर्टिकुलर दूसरी मिनिस्ट्री का, जैसे फाइनेंस या डिफेंस, वो भी उसको सपोर्ट करना चाहिए और वो आंसरेबल होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको डिफेंड करना चाहिए। सो दैट इज अ टीम अप्रोच, दैट इज दे एक्ट एज अ यूनिफाइड टीम, दे स्विम और सिंक टुगेदर, सक्सीडिंग और फेलिंग टुगेदर। एंड कैबिनेट सॉलिडरिटी होनी चाहिए। सो ऑल मिनिस्टर मस्ट पब्लिकली सपोर्ट द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट रिगार्डलेस ऑफ द पर्सनल व्यूज। अगर वो ना बोल रहे हैं कि मैं डिफेंड नहीं कर सकूंगा, तो फिर वो रिजाइन कर सकते हैं। सो देर इज अ रेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट, राइट? सो मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन इफ अनेबल टू डिफेंड द कैबिनेट डिसीजंस। तो ये चार प्रिंसिपल्स जो हैं, दैट इज द की स्टोन ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। जैसे कैबिनेट डिफरेंसेस में बहुत सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन भी किया है, जैसे बी आर अम्बेडकर ओवर द हिंदू कोड बिल, सी डी देशमुख ओवर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, एंड आरिफ मोहम्मद ओवर द मुस्लिम वुमेन एक्ट। सो देर वर द मिनिस्टर्स हु वर नॉट एबल टू कंप्लाई टू द कैबिनेट डिसीजंस, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। Now there is also a individual responsibility in India. Yes, we have the individual responsibility, but we do not have the legal responsibility. Now what is individual responsibility? तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, दे सर्व
ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट अगर वो खुद का काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, डिस्पाइट जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय करते हो मेजोरिटी, राइट। सो वो कैसे करेंगे? तो पीएम कैन रिक्वेस्ट द रेजिग्नेशन फ्रॉम द मिनिस्टर और ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर डिसमिसल ऑफ द मिनिस्टर, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो आई कैन से दैट आर्टिकल 75 जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश करता है, इट अलाउज द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स इवन व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज द लोकसभा कॉन्फिडेंस। This is very important. So president act on the advice of the PM, enabling the PM to enforce the collective responsibility. क्योंकि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने नोट किया था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपकी पीएम की ऑफिस होगी, सो थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ पीएम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा पर्टिकुलर मिनिस्टर, तो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा, तब पीएम भी उसको रिमूव कर सकते हैं थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफिस, आई मीन, राइट। नाउ इन इंडिया देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे फॉर एग्जांपल हम जम्मू एंड कश्मीर बिल का बात करें, सो वो किसने लाया था? सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, राइट। और उसको साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करेंगे ताकि वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बट जब वो साइन करते हैं तब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो अमित शाह थे, उनकी काउंटर सिग्नेचर नहीं चाहिए होती है, राइट। सो ब्रिटेन में चाहिए होती है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो मंत्रालय बिल ला रहा है उस मंत्रालय के मिनिस्टर की भी साइन और प्रेसिडेंट की भी साइन, दोनों की चाहिए होती है, क्योंकि वहां पे फ्रेज है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राइट। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सो अनलाइक द ब्रिटेन, देर इज अ नो प्रोविजन फॉर द मिनिस्ट्रल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी। सो अगर आप उस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट में हो तब आप पेटिशन फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, बट वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लीगल इम्यूनिटी दी गई है। तो वहां पे नाम आएगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एक्स वाई जेड, राइट। सो इसका मतलब है कि आप मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी केस फाइल नहीं कर सकते अगर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो, और आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सक रहे अगर पर्टिकुलर केस नुकसान पहुंचा रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तब आप यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज वी डू नॉट हैव द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी, फिर उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। दे हेड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, होम अफेयर्स हो गए, एंड दे अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। फिर उनके नीचे आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स। तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को आइदर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है छोटे छोटे मंत्रालयों का, या तो फिर उनको कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच किया जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख लें तो उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस दिया जाएगा या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दिया जाएगा, तो उनको अटैच किया जाएगा टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। और उनके नीचे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सो दे असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, अनलाइक द दिस थ्री वन। In the past, there were the parliamentary secretaries. They were the lowest tier, right? They were at the lowest tier. What is their duty? So, assisting the senior ministers with the parliamentary duties. So, this was important. Council may also include the deputy prime minister. Typically, they were appointed as the for the political reasons rather than the constitutional necessity. नाउ अगर हम देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और कैबिनेट का डिफरेंस, सो यूजुअली हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैबिनेट की टर्म से इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट बहुत डिफरेंस है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाइडर बॉडी है, 60 to 70 मेंबर्स और 15% मैक्सिमम है, बट कैबिनेट जो है वो स्मॉलर बॉडी है, 15 to 20 मिनिस्टर्स है। कंपोजिशन देखें हम, तो जैसे कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट फ्रीक्वेंटली मीट करती है डिसीजंस लेने के लिए। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट मीट एज अ बॉडी। पावर्स देखें तो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को थियोरिटिकली सभी पावर है, बट प्रैक्टिकली उसको कौन एक्सरसाइज करता है? तो कैबिनेट एक्सरसाइज करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट। और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डायरेक्ट करती है पॉलिसी डिसीजंस लेके। कैबिनेट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है, और कैबिनेट उस डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखें तो 74 और 75 आर्टिकल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिए गए हैं, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस। और कैबिनेट ओनली मेंशन इन द आर्टिकल 352। कैबिनेट जो टर्म है ना, इट वाज नॉट गिवन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट टर्म वाज नॉट देयर। तो ये टर्म कहाँ से आई कॉन्स्टिट्यूशन में? सो थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, राइट। नाउ कैबिनेट ऑब्वियसली इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द इंडिया। सो इट फॉर्मुलेट द पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी को बनाना हो तो कैबिनेट डिस्कशन करके उसको बनाती है। It is the executive authority, okay, supreme executive authority of the India and administrative coordinator। क्राइसिस मैनेजमेंट करती है, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस हो उसको मैनेज करती है। एंड फॉरेन अफेयर्स में वो असिस्ट करती है, राइट। फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, आर्किटेक्ट करने में की बॉडी है ये कैबिनेट। नाउ ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज के नेम है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैबिनेट के रिलेटेड, कैबिनेट के एस्पेक्ट्स में कोट्स लिखे हैं। तो एक दो नेम आप याद कर देना, एक दो कोट याद कर देना, तो जैसे मेंस में आपको लिखने में काम आए। जैसे कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, कैबिनेट इज द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क। सो ये दो इनफ है, राइट। नाउ इफ यू सी द किचन कैबिनेट, राइट। सो किचन कैबिनेट में कैसे होता है, 2 से 4 की मेंबर होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स ही किचन कैबिनेट में आ पाएंगे, राइट। सो कोई भी हो सकते हैं, जैसे आज की किचन कैबिनेट में अजीत डोवाल इज देयर, बट ही इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये ट्रस्टेड कलीग्स, ट्रस्टेड फ्रेंड्स होते हैं जिनमें पीएम को कॉन्फिडेंस होता है। सो वो 2 से 4 या 5 मेंबर्स होते हैं, राइट। सो देर इज नो फॉर्मल स्टेटस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, नहीं किसी लॉ में दी गई है। देर इज नो ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस किचन कैबिनेट, राइट। सो इसके मेरिट क्या है? यही एफिशिएंसी है, राइट। और क्विक मीटिंग्स तुरंत बुलाई जाती है, राइट। और कॉन्फिडेंशियल डिसीजन मेकिंग, पीएम को इंश्योर कराती है कि आपके डिसीजन कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। सो दिस आर द 3 मेरिट्स ऑफ द किचन कैबिनेट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर कैबिनेट। सो ये हर जगह है, जैसे दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द यूएसए एंड द यूके। सो दिस इज important। Now these are the prelims questions based on the Council of Ministers. So just pause the video and do these questions by yourself and comment your answer in the comment sections. Right. So see, the principle of collective responsibility of the Council of Ministers means, right. So answer is Council as a whole is responsible to the Lok Sabha. So if you like the video, please subscribe the channel, hit the bell icon button and share this video as much as possible. So thank you for watching.